प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना रशिया का दौरा मुलतवी क्यों नहीं किया और वो रशिया में उस टाइम क्यों मौजूद थे जब रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा था, वहाँ पे अपनी फोर्सेस भेज रहा था। और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये 1991 में कैसे स्टार्ट हुआ जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई, और यूक्रेन में आज जो कुछ हो रहा है इसमें रशिया के अलावा यूएस फोर्सेस, नेटो फोर्सेस और यूरोपीय यूनियन का कितना हाथ है। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, रशिया ने आज यूक्रेन पे फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है और जो ये इन्वेजन है, रशियन इन्वेजन, ये आज सुबह ही स्टार्ट होगी जब रशियन ट्रूप्स यूक्रेन में एंटर हुए और उनका जो कैपिटल है उसकी तरफ वो अब बढ़ रहे हैं। और इस सब के दौरान इसके जो वॉर है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया तक ये फैलेंगे और ये फैलना शुरू हो गए हैं। आज ही बेशतर ममालिक के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें एक रिकॉर्ड फॉल देखा गया है और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस में और ज़्यादा इजाफा देखा जाएगा। और इस सब के दौरान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने फैसला किया कि वो रशिया का जो दौरा है उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे और वो वहाँ पे जाएंगे। और इस अहम तरीन मौके के ऊपर वो अभी वहाँ मौजूद हैं। आज वो थोड़ी देर पहले ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और उसी दौरान जो था रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन के अंदर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ़ैसला था इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान में, कितने अहम मरहले के ऊपर उन्होंने रशिया जाने का जो दौरा करने का फ़ैसला था वो किया, इसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगी और आने वाले दिनों में हम क्या कुछ देखेंगे पाकिस्तान में। इस सब को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जड़ें क्या हैं, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और बाकी कौन से रीजनल प्लेयर्स हैं जिनकी आप कह लें कि हरकत की वजह से मसला यहाँ तक पहुँच चुका कि यूक्रेन के जो लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो आज रिस्क पे हैं। ये मामला स्टार्ट होता है 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। सोवियत यूनियन के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे और जब वो अफगानिस्तान में जंग हारा तो उसके बाद अपने आप को संभाल ना सका और 1991 में वो सारी 15 रिपब्लिक्स थी वो सब अलग अलग मुल्कों में तकसीम हो गए और आज वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर सर्वाइव कर रही हैं। उन 15 में से एक जो थी वो तो रशिया थी जो कि आज एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और एक बहुत बड़ी ताकत है। तो 14 उससे अलग हुई स्टेट्स 1991 में, उसमें एक यूक्रेन भी थी और यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ बहुत सबसे बड़ा जो बॉर्डर जो शेयर करता है रशिया का कोई मुल्क तो वो यूक्रेन करता है। उन इवेंट्स के बाद नेटो वो मिलिट्री अलाइंस है जिसने अफ़गान तालिबान के साथ मिलके सोवियत यूनियन की फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उनको हराया। वहाँ पे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अब ईस्ट की तरफ जो है वो एक्सपैंड करेंगे, ये जानते हुए कि 1991 में उन्होंने ये कमिटमेंट की थी रशिया के साथ कि वो ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अब तक 5 एक्सपेंशन जो हैं नेटो की टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि रशिया की तरफ देखी जा सकती हैं और इसी के दौरान उनकी जो टाइज हैं यूक्रेन के साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुए। 1991 से 2004 तक यूक्रेन जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो सारी प्रो रशियन या रशियन फ्रेंडली गवर्नमेंट थी और उन्होंने हमेशा रशिया के इंटरेस्ट को जो है वो यूक्रेन में सपोर्ट किया। लेकिन 2004 में मामला तब्दील हुए जब यूक्रेन के लोगों ने वेस्ट की तरफ जाना शुरू किया और एक प्रो वेस्टर्न लीडर को 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इलेक्ट किया। 2008 में नेटो ममालिक ने, यूएस ने यूक्रेन की तरफ ताल्लुकात को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और उनको नेटो में दावत देने की कोशिश की। इस डेवलपमेंट को रशिया ने बहुत ज़्यादा अपोज किया और ये तक कहा कि ये एक ऐसी रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए यूएस को और नेटो कंट्रीज़ को, क्योंकि रशिया ये समझता था कि यूक्रेन चूँकि रशिया के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, तो रशिया ये समझता है, अभी भी ये समझता है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा हो गया तो यूक्रेन को आने वाले दिनों में यूएस और नेटो फोर्सेज जो हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती हैं। यूक्रेन को एक बेस बना सकती हैं नेटो फोर्सेज की जिसको रशिया पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान को यूएस ने बेस बनाया था सोवियत फोर्सेस के खिलाफ, तो ये जो रशिया की रिजर्वेशन थी उसकी बेसिस के ऊपर उसने हमेशा से नेटो फोर्सेस को, यूएस को तंबीह की कि आप यूक्रेन को नेटो में दाखिल ना करें और ये एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। 2014 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोव
जिनका टिल्ट जो था वो थोड़ा रशिया की तरफ था, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के एक एसोसिएट एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया। इसके नतीजे में यूक्रेन में उनके खिलाफ मैस मूवमेंट और मैस प्रोटेस्ट हुए और उसके नतीजे में उनको वजारत उज़्मा से हटाना पड़ा और आज जो है वो एग्जाइल में रह रहे हैं। इस डेवलपमेंट के नतीजे में रशिया, क्योंकि रशिया के विक्टर यानुकोव रशिया के इंटरेस्ट को वहाँ पे परसू कर रहे थे यूक्रेन में, और जब उनको हटाया गया तो रशिया ने इसको अपने ऊपर एक हमला समझा और उन्होंने यूक्रेन का जो साउदर्न रीजन है जिसको क्रीमिया कहा जाता है उसको बाय फोर्स जो है वो इन्वेड करके उसको अपना हिस्सा बना लिया। उसके बाद जो है उसी साल में जो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स हैं जो कि रशिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं, वहाँ पे रशिया ने अपने रिबेल्स को भेज के वहाँ पे, यानी कि रशिया बैक रिबेल्स ने यूक्रेन की गवर्नमेंट पे हमला करके उनको अपने कब्ज़े पे ले लिया और उस सारी इंसर्जेंसी के नतीजे में 14,000 सिविलियंस और फौजी जो थे वो हलाक हुए। और उसके बाद से लेके आज तक उन दो हिस्सों में जिसको डोनेट्स्क और लुहांस्क कहा जाता है जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन है जो कि रशिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे अभी तक रिबेल्स जो हैं उनकी हुकूमत है, उनका कंट्रोल है और उनको जो बैक कर रहा है वो कर रहा है रशिया। इस डेवलपमेंट्स के बाद यूक्रेन की जो गवर्नमेंट उसके बाद आई विक्टर यानुकोव के बाद, और जो यूएस और नेटो है उन्होंने एक यूज़ किया कि रशिया यूक्रेन के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है और वो जो क्रीमिया को जब उसने बाय फोर्स अपना हिस्सा बनाया तो उसको बड़ा उन्होंने जो है उसके खिलाफ काफ़ी सैंक्शन भी लगाई रशिया के ऊपर और कहा कि रशिया जो है ये जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसको कंट्रोल करे, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। 2014 से 2022 तक पिछले 8 सालों में यूक्रेन और रशिया के दरमियान बॉर्डर टेंशंस काफ़ी बढ़ी हैं और इन्हीं 8 सालों में नेटो और यूएस के यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और यूएस, यूके और नेटो ने इन्हीं 8 सालों में रशिया के ऊपर काफ़ी संगीन सैंक्शंस लगाई हैं, उसके बैंक्स पे सैंक्शंस लगाई हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस पे सैंक्शंस लगाई हैं, उनकी पब्लिक पर्सनैलिटीज़ पे सैंक्शंस लगाई हैं। और इवन जर्मनी ने एक वायदा किया था रशिया के साथ जिसके नतीजे में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस लाइन बिछनी थी वो रोक दी है, उस पर काम रोक दिया है और इस प्रोजेक्ट की जो एनुअल वर्थ है वो $15 बिलियन है जिस पर काम रोक दिया गया है उन्हीं सैंक्शंस के नतीजे में। और फिर 2021 में जब टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी तो रशिया ने यूक्रेन का उनका जो बॉर्डर है उस पर 1 लाख ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी है। लेकिन 2021 में पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है उसमें काफ़ी एक विटनेस किया गया फॉल देखा गया जब उनके खिलाफ मैस मूवमेंट्स हुई और ये एस्केलेट हुई जब वहाँ के जो अपोजिशन लीडर थे उनको पॉइजन किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया और आज भी वो जेल में है, उनको तकरीबन जेल में 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। और इस सारे सियासी माहौल में 22 फरवरी को यानी कि 2 दिन पहले रशिया ने फैसला किया कि जो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स हैं जिनमें रशियन बैक रेबल्स की 2014 से हुकूमत है जिनका नाम डोनेट्स्क और लुहांस्क है, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया है और उनका नाम भी जो है वो रिकग्नाइज कर लिया गया है, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, यानी कि 2 मुल्कों को जो कि यूक्रेन के हिस्सा हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स रशिया ने तस्लीम कर लिया है और उनकी सिक्योरिटी का जो उन्होंने आप कह लें कि दारोमदार है और जो ठेका है वो रशिया ने ले लिया और ये कहा है कि उनको यूक्रेन की फोर्सेस से बचाने का जिम्मेदार हम हैं। इसी नतीजे में उन्होंने वहाँ पे अब अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं और उन्होंने इस मिशन को पीस कीपिंग मिशन कहा है। लेकिन ये मिशन सिर्फ उनको बचाने का नहीं है बल्कि यूक्रेन पे हमला करके इन्वेड करके वहाँ का जो कैपिटल है उसको कैप्चर करना है और यूक्रेन में हुकूमत बनाना है। फॉरन एनालिस्ट का ये मानना है कि पुतिन की चूंकि रशिया में जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी थी उसमें एक रिकॉर्ड फॉल देखा जा रहा था, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए थी अपनी पॉलिटिकल पावर को रिक्लेम करने की और वो इस यूक्रेनियन इन्वेजन को अपनी लेजिटिमेसी के तौर पे देख रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने 2014 में क्रीमिया पे अटैक करके उसको अपना हिस्सा बनाया तो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, तो अब वो ये समझ रहे हैं कि वो जब यूक्रेन को एक पूरा बहुत बड़ा मुल्क है जिसका बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ लगता है और वहाँ की काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं रशिया के साथ, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रशियन भी बोलते हैं, एथनिक रशियंस भी वहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो इन्वेड कर लेंगे यूक्रेन को तो वो अपने रिजीम को मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे और वो सिर्फ
अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कुछ फॉरेन एनालिस्ट का मानना है। लेकिन जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है इसका सारा रिस्पॉन्सिबल ठहराना रशिया को भी शायद ठीक नहीं है। इसमें फेयर शेयर है यूएस और नेटो फोर्सेस का भी, जिन्होंने 1991 में ये कमिट किया था कि हम अपनी जो एक्सपेंशन है टूवर्ड्स ईस्ट यानी कि रशिया की तरफ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अब तक वो 5 दफ़ा ये कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे रशियन नेबरिंग कंट्रीज़ को नेटो में शामिल किया है। इवन जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स थे उनको भी शामिल किया और वो यूक्रेन को भी शामिल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि रशिया ने इसको एक रेड लाइन कहा था कि ये आपने क्रॉस नहीं करनी। उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया और फिर वो यूक्रेन को हमेशा ये बताते रहे, उनको ये दिलासा दिलाते रहे कि हम आपके साथ हैं, जो कुछ भी हुआ हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जब रशिया इन्वेड कर रहा है तो यूएस फोर्सेस कहाँ हैं, नेटो फोर्सेस कहाँ हैं, उनको उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो करंट रशियन टूर है जिसमें वो आज व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट को मिले हैं, जिस दौरान रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा था, इन्वेड कर रहा था, इसकी जो टाइमिंग है उसको बड़ा जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है और सही मानों में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकती थी। ऑल्दो ये टूर्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड होते हैं, इनको पोस्टपोन भी किया जा सकता है और पास में हुए हैं, ये कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुल के सामने आ गया कि पाकिस्तान ने रशियन ब्लॉक का हिस्से होने को तरजीह दी है। पास्ट में पाकिस्तान यूएस ब्लॉक में हिस्सा रहा है और उनकी जंगें लड़ा है, जिसका फ़ायदा आम को नहीं बल्कि पाकिस्तानी जर्नलों को हुआ है। और आज वो एक्सपोज हो रहे हैं जब सामने आ रहा है कि वो पैसे जो अमेरिका से लेते थे वो स्विस बैंकों में डालते थे और उनके बच्चों के अकाउंट भी सामने आ रहे हैं। तो ऑल्दो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ और हमने 80,000 जानें भी खोई यूएस का जंगें लड़ने के नतीजे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम रशिया के ब्लॉक में जाएंगे तो हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को हमेशा इस तरह की जो सिचुएशंस हैं जिनमें दो बड़ी पूरी दुनिया की ताकतें आमने सामने आ जाएं तो वहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए और अपने जो करीबी ममालिक हैं उनको देखना चाहिए। इंडिया ने ऑल्दो वो सोवियत यूनियन के बड़ा करीब था, लेकिन उसने फिर भी जो सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में गई उन्होंने उसको इन्वेड किया, वो उस सारी सूरत हाल में पूरी वॉर में न्यूट्रल रहे, इसके बावजूद कि वो सोवियत यूनियन के क्लोज थे। तो पाकिस्तान यूएस का हिस्सा बना और उसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा पाकिस्तान जैसे ममालिक को न्यूट्रल रहना चाहिए और बिल्कुल खुल के अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए और किसी ब्लॉक का इस तरह से जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मैं एंड पे बस यही कहूँगा कि एक वो कोट है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो हमने अपनी जो तारीख है उससे कुछ नहीं सीखा और फिर हम वही जो गलतियाँ दोबारा दोहरा रहे हैं जिसका जो खमियाजा है वो आम आवाम भुगतेगी।